हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आज हम करने वाले हैं हार्वेस्टिंग। हमारा साइंस का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के हमने कई टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज हम कवर करने वाले हैं हार्वेस्टिंग। अगर बच्चों आपको ऑडियो में दिक्कत आ रही है तो कृपया करके लीड लगा लीजिएगा, जिससे आसानी होगी आपको आवाज़, इस वीडियो की आवाज़ को सुनने में। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हार्वेस्टिंग क्या होता है? हार्वेस्टिंग का मतलब बच्चों होता है कटाई। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? कटाई। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। यहाँ पर फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण क्या है बच्चों? कार्य है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज अ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। मतलब फसल एक जाने के बाद, मतलब फसल पक जाने के बाद उसे काटना क्या कहते हैं बच्चों? उसको कटाई कहते हैं। उस क्रॉप को कटिंग करना ही हमें क्या कहते हैं? उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो हार्वेस्टिंग क्या है। मतलब जब फसल पक जाती है तब उसको जब हम काटते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? हार्वेस्टिंग कहते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। इट यूजली टेक 3 to 4 months फॉर अ सेरल क्रॉप टू मैच्योर। मतलब बच्चों यहाँ पर ये बोला है कटाई के दौरान या तो पौधों को खींच कर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल मतलब जमीन के नीचे से, मतलब जमीन के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीना लगता है। 3 से 4 महीना समय लगता है। ठीक है बच्चों। Harvesting is in our country is either done manually by sickle or by a machine called harvester। मतलब यहाँ पर हमारे देश में धराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का भी उपयोग होता है जिसे हम हार्वेस्टर कहते हैं। ठीक है। और हाथों से ज़्यादा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? सीकल, मतलब धराती। In the harvested crop, the grain seed need to be separated from the chaff। अब मतलब बच्चों इसका ये मतलब है कि काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना, उससे हम क्या कहते हैं? मतलब उस चीज को हम क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ थ्रेसिंग। मतलब जैसे कि हमने धान की खेती करी, धान उसकी फसल कटाई हो गई है, तब उसमें से धान है जो उसमें से भूसा जो हटाया जाता है और गेहूं को अलग कर दिया जाता है, तो उसको बच्चों हम क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन। अब ये जो है, ये कार्य कंबाइन मशीन द्वारा की जाती है। इज इन फैक्ट अ हार्वेस्टर वेल एज ए थ्रेसर। ये क्या है? जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का क्या है बच्चों? संयुक्त है, मतलब मिला हुआ एक तरह का कंबाइन है ये। ठीक है। मशीन इस प्रकार से होती है, ये हमारी कंबाइन मशीन। आगे देखते हैं। पहली कुछ सोच रही है। आफ्टर हार्वेस्टिंग आफ्टर हार्वेस्टिंग sometimes stubs are left in the field which are burned by farmers. पहली is worried. She know that it cause pollution. It may also catch fire and damage the crop lying in the field। मतलब बच्चों कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं जिन्हें किसान जला देते हैं। पहली इन टुकड़ों के खेत में जलाने के कारण चिंतित है। वे जानती हैं कि इससे प्रदूषण होता है, इससे खेत में पड़ी फसल में आग लगने का भी खतरा भी होता है। तो बच्चों क्या करना चाहिए? जैसे कि हमें पता है कि जब हार्वेस्टिंग का समय होता है, जैसे कि नवंबर दिसंबर का मौसम होता है, तब ये जो कटाई होती है, मतलब उससे पहले जब कटाई होती है, जब अक्टूबर का जब महीना होता है, तो पोल्यूशन ज़्यादा हो जाता है दिल्ली में बच्चों क्या हो जाता है? पोल्यूशन ज़्यादा होता है, जिसके वजह से बच्चों को भी छुट्टियां दी जाती है। या दिवाली के बाद ही देखा जाता है ये कि हार्वेस्ट जो पोल्यूशन है वो ज़्यादा हो रहा है। किसान भी क्या करते हैं? खेत को जला देते हैं, जो सूखे जो रह जाती है खूट खूट जो रह जाते हैं उसको जलाने लग जाते हैं, जिसके वजह से पोल्यूशन भी ज़्यादा हो जाता है। तो पहली यही सोच रही है। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड टू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड सैफ बाय विनोविंग। मतलब यहाँ पर ये बोला हुआ है कि जैसे कि भूसा को, जैसे कि हमने क्या करा, फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड टू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड सैफ बाय
क्या, विनोविंग। यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन दिस क्लास, दिस इन क्लास 6 में आप पढ़ चुके हो, जैसे कि आपने पढ़ा हुआ होगा कि छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं। मतलब फटक कर कैसे, जैसे कि सूप वूप होता है ना बच्चों, उसको फटक कर ऐसे ऐसे करते रहते हैं, फटक के ऐसे ऐसे करते रहते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, वो गेहूं जो होगा, जो अनाज होगा वो रह जाता है, और जो भूसा होता है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, विनोविंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपने क्लास 6 में पढ़ा हुआ है। आगे देखते हैं, विनोविंग मशीन भी इस प्रकार से होती है, विनोविंग मशीन। आगे देखते हैं, ये हमारा दे रखा है हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स क्या है, देखते हैं। आफ्टर 3 or 4 months of hard work there comes the day of the harvest। अब 3 से 4 महीने के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स लेडन विद ग्रेन्स। मतलब स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसलों किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। समझ में आया बच्चों, ये जो द फिल द हार्ट्स ऑफ अ फार्मर विद जॉय एंड अ सेंस ऑफ वेल बीइंग, जो किसान का जो हृदय है उसमें उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचरित करती है। अच्छे समय का मतलब दिखाती है कि अच्छे समय आने वाले, ऐसा। द एफर्ट्स ऑफ द पास्ट सीजन हैव borne fruits and it is time to relax and enjoy a little। यहाँ पर बच्चों ये बोला गया है कि ये समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है, खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछले ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। ठीक है बच्चों, द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज दस फॉर ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्ष उल्लास एक खुशी का होता है। मैन एंड वुमेन सेलिब्रेट इट विद ग्रेट enthusiasms। स्पेशली फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबन्या एंड बिहू। मतलब बच्चों यहाँ पर बोला हुआ है कि पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे कि पोंगल हो गया, बैसाखी हो गई, होली हो गया, दिवाली हो गया, या नवानिया हो गया, या बिहू हो गया। ठीक है बच्चों, ये सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, हर एक कंट्री में मनाए जाते हैं ये इंडिया के। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, हर एक स्टेट में। स्टोरेज क्या है, स्टोरेज का मतलब बच्चा होता है बच्चों भंडारण करना। मतलब जैसे कि आप दुकान से लेके आते हो, तो दुकान से रोज़ थोड़ी ना सामान लेने जाते होगे, या आटा या चावल, तो एक बार में आप एक क्वांटिटी में घर में रख लिया करते हो, तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, स्टोरेज कहते हैं। अब स्टोरेज ये एक छोटे पर्पस पर नहीं, ये बड़े पर्पस पर ये होता है। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। स्टोरेज क्या है, मतलब उत्पादन का भंडारण एक महत्वपूर्ण क्या है बच्चों, कार्य है। If the harvested grain are to be kept for longer time, they should be safe from moisture। फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट और चूहों, मतलब मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, मतलब इन सभी से बचा के रखना होता है, सुरक्षित करके रखना होता है। इसमें हार्वेस्टेड ग्रेन हैव मोर मॉइस्चर इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग। इसका मतलब है कि ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों को सुखाया बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने का अथवा जीवों द्वारा आक्रमण करने का भी अनुपयोग हो जाता है। मतलब ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर हमने बिना सुखाए हुए उसको रखा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो जो सीड क्या हो जाएगी, मतलब फसल क्या हो जाएगी, हार्वेस्टेड फसल, वो स्पॉइल्ड हो जाएगी, और उसमें ऑर्गेनिज्म क्या कर देंगे बच्चों, अटैक कर देंगे। ठीक है बच्चों, जिसके वजह से वो खराब हो जाएगा। हैंस बिफोर स्टोरिंग दैम द ग्रेन आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर। तो स्टोरेज करने से पहले, मतलब हमें भंडारण करने से पहले जो अनाज है उसको अच्छे से धूप में सुखा लेना चाहिए, उससे मॉइस्चर निकाल देना चाहिए। दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, ये इसलिए करा जाता है क्योंकि उनसे नमी में, मतलब इसके क्या होता है, कीट, पीड़कों एवं जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा
हो जाती है अगर ऐसा हम करते हैं। सूरज मतलब धूप में अगर उसको सुखा देते हैं तो इससे क्या होता है, जो इंसेक्ट होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो फंगी होते हैं, उस पर नहीं लगते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब पहली कुछ सोच रही है, आई सो माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लिव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग व्हीट, आई वंडर वाई। मतलब बच्चों यहाँ पर ये बोला गया, मैं अपनी माँ को अनाज रखे हुए लोहे के ड्रम में नीम की सूखी पत्तियाँ रखते हुए देखा, मुझे आश्चर्य हुआ क्यों। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो नीम है, नीम में अलग सा स्मेलिंग आती है, कुछ अलग सा सेंस आता है, जिसके वजह से वहाँ पर बैक्टीरिया वहाँ पर नहीं आ पाते। ठीक है बच्चों, वहाँ पर बैक्टीरिया नहीं आ पाते, और जो हमारा जो ग्रेन है वो सूखा हुआ होता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। फार्मर्स स्टोर ग्रेन इन जूट बैग्स और मेटलिक बिन्स। अब जो फार्मर्स होते हैं, वो फार्मर्स क्या करते हैं कि वो स्टोर्स करते हैं किस में, जूट बैग्स में और मेटलिक बिन्स में। मतलब किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडारण जूट के बोरों में और धातु के बड़े पात्र में करते हैं। However, large scale storage of grain is done in a silos and granaries to protect them from pests like rats and insect। अब परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडारण ग्रहण में किया जाता है। किसमें बच्चों, साइलोज में और ग्रेनियर्स में। ठीक है बच्चों, इसमें करा जाता है बड़े मात्रा में। ठीक है, और जिससे जिससे क्या होता है, जिससे उनको पीड़कों जैसे कि चूहे एवं कीटों से सुरक्षा रख सकते हैं, रखा जा सके। Dry neem are used for storing food grain at home, for storing large quantity of grain in a big godown. Specific chemical treatment are required to protect them from pests and microorganism। मतलब नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती है। बड़े भंडारण गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। इसीलिए बच्चों वो नीम की लीव्स रखते हैं अनाज में। ठीक है बच्चों, घरों में भी। आगे देखते हैं, ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा साइलो, ये इतने बड़े बड़े। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब फूड फ्रॉम एनिमल्स क्या है, ये जो हमने पढ़ा स्टोरेज वाला, यही चीज़ हमारी क्या हो जाती है, मैनेजमेंट हो जाता है। ये मैनेज करते हैं कैसे, ये कब कैसे करेंगे, कब क्या करेंगे, यही चीज़ हमारा क्या हो जाता है, मैनेज करना। अब हम आगे पढ़ते हैं, फूड फ्रॉम एनिमल्स मतलब जंतुओं से भोजन। After completing this table, you must have seen that like plants, animal also provide us with different kinds of food। मतलब ये जो टेबल दे रहा हुआ है, जैसे कि हमें फूड क्या मिलता है, मिल्क कहाँ कहाँ से आता है, काउ, बुफेलो और गोट से, सी कैमल से, और भी जो भोजन है वो कहाँ कहाँ से आते हैं, वो चीज़ें हमें यहाँ पर लिखनी है। तो इस टेबल से हमने ये देखा कि जो भोजन है वो कई कई जगहों से आते हैं, कई जानवरों से आते हैं और कई पौधों से भी आते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ द डाइट। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं, जो समुद्र के तट पर रहते हैं। इन दिस प्रीवियस क्लासेस you have learned about the food that we obtain from plants। We have just seen that the process of crop production involves a number of steps like a selection of seed, sowing, etc. Animals reared at home or in a farm have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry। मतलब बच्चों ये यहाँ पर ये बोला गया है कि आप पिछली कक्षाओं में पौधे से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन में के विभिन्न चरण कौन कौन से होते हैं। फसल उत्पादन के विभिन्न चरण जैसे कि बीजों का चयन करना, बुवाई करना और इत्यादि। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन मतलब फूड, प्रॉपर फूड हो गया या शेल्टर हो गया, उचित भोजन, उचित मतलब आवास देना और देखभाल करना मतलब केयर करना की आवश्यकता होती है।
ये जब ये बड़े पैमाने पर किया जाता है, जब ये बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है तो हम इसे क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। हिंदी में बोला जाए तो पशु पालन, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, एनिमल हस्बेंड्री। आई होप आपको ये एनिमल हस्बेंड्री समझ में आ गया। बड़े से लार्ज फील्ड में, मतलब बड़े से लार्ज फार्म में जब एनिमल को प्रॉपर फूड, शेल्टर और उनका केयर करा जाता है तो उसे हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। अब पहली कुछ सोच रही है, फिश इज़ अ गुड फॉर हेल्थ, वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी। मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है, हमें मछली से कोड लीवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। बिल्कुल सच बात है। तो इसमें हमें जो कोड लीवर ऑयल है उससे हमें क्या बच्चों मिलता है, विटामिन डी मिलता है। ठीक है बच्चों, ये जो हमारा चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आगे हम जल्द एक और नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना ना भूलना, क्योंकि आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्द आ जाए और आप जल्दी से उस वीडियो को देख सकें। आज की वीडियो के लिए इतना ही, बस धन्यवाद।